नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है। 2014 से लेकर अब तक मोदी भारतीय राजनीति के केंद्र में हैं। 2014-2019 की ऐतिहासिक विजय के बाद उन्हें निर्विवाद रूप से नेता के रूप में इस देश में स्थापित किया गया और यही नहीं, उन्होंने विश्व में भी एक बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। ऐसे समय में जब विपक्ष लगभग वेंटिलेटर पर था 2014 और 2019 में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक न होना उनकी राजनीतिक ताकत का जीता जागता प्रमाण था। लेकिन अब 2024 के चुनावों के बाद तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में संसद में है और विपक्ष की आवाज भी बुलंद है। मोदी को अब राजनीतिक परिदृश्य में पहली बार एक संगठित और मुखर विपक्ष का सामना भी करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का सफर एक संघर्षशील कार्यकर्ता से शुरू होकर शिखर तक पहुंचे राजनेता का है, लेकिन हर शिखर पर ठहराव भी होता है और चुनौती भी। जहां एक और मोदी के समर्थक उन्हें विकास और राष्ट्रीय गौरव का चेहरा मानते हैं, वहीं आलोचक उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कसौटी पर कटघरे में खड़ा करते हैं। इसीलिए उनके 75वें जन्मदिवस पर सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी वैसे ही झंडे गाड़ पा रहे हैं, पकड़ बनाए रख पाएंगे जैसी 2014 और 2019 में थी, या अब विपक्ष की बदली हुई सूरत और जनता की नई अपेक्षाएं उनके नेतृत्व की असली परीक्षाएं लेंगी। यही आज मंथन का विषय है। संघर्ष से शिखर तक पहुंचे नरेंद्र मोदी की राजनीति और उस पर बदलते समय का दबाव। एक महत्वपूर्ण बात और, नरेंद्र मोदी के उद्भव के बाद इस देश में जो मीडिया था, जिसे हम निष्पक्ष कह सकते थे, जनता का वकील कह सकते थे, वह मीडिया अब दो धड़ों में बंट गया है। एक मोदी का वकील है और एक विपक्ष का वकील है। इसका परिणाम यह हुआ कि नरेंद्र मोदी कोई अच्छा काम करते हैं तो जो विपक्ष का वकील मीडिया है, उस अच्छे काम में भी वो सारी ताकत, सारी ऊर्जा खराबियां ढूंढने में लगा देता है और उस अच्छे काम को भी जनता को नहीं बताता। और जो मोदी मीडिया है, इसे मोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी का भक्त मीडिया कहते हैं, अंधभक्त मीडिया कहते हैं, वह आंख बंद करके जय जय मोदी, हर हर मोदी करने लगता है। इससे जो आम लोग हैं इस देश के, जो निष्पक्ष हैं, जो साफ तौर पर कुछ चीजें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको नरेंद्र मोदी की अच्छी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की वास्तविकता और पारदर्शी जानकारी नहीं मिल पाती। समर्थक मीडिया इतनी चाशनी लगा देता है कि उसकी उसी चाशनी में सब कुछ लिपट जाता है और असली चीजें पता ही नहीं चलती। और विरोधी मीडिया उसमें ऐसा तेजाब डाल देता है कि तस्वीर ही बदरंग हो जाती है। ऐसी सूरत में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां और खामियों का असली और सच्चा विश्लेषण करने वाले तंत्र मीडिया का घोर अभाव है। ये भी आज मंथन में हम तलाशेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। संघर्ष से शिखर तक, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज भी उन्होंने दोहराया है एक सभा में। आज अपने जन्मदिन के मौके पर भी उन्होंने इस बात को दोहराया है, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। 5 तस्वीरें देखिए नरेंद्र मोदी के संघर्ष से शिखर तक की तस्वीरें। त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है
मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है। विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। स्वदेशी पर आज उन्होंने जोर दिया अपने इस भाषण में और कहा कि प्रण लीजिए 140 करोड़ लोग की जो भी खरीदेंगे उस देश में ही जो बना उसी को खरीदेंगे। आज विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया कि ये भी बहुत खास है और कुम्हार, लोहार, बढ़ई जो कमेरा समाज के लोग हैं उनके लिए ये योजना है। और उन्होंने बहुत
अन्य तरीके से इन चीज़ों को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, उसी तरह विश्व नेता के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान बनी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में मीडिया अति उत्साही है, मुख्य धारा का मीडिया, तो कभी कभी ऐसी बचकानी हरकत भी कर देता है जिससे एक गंभीर राजनेता की उनकी छवि को भी कभी कभी धक्का लग जाता है और ये अति उत्साह में कर देते हैं, जो खुद ऐसी हरकतें करते हैं। अभी हाल में कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मीडिया के कुछ साथियों द्वारा इस तरह की हरकतें की गई, इसकी वजह से काफ़ी असहज स्थितियां बनी। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद भी ये सवाल आज इस कार्यक्रम में हम बहुत पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नो डाउट एक बहुत बड़े नेता हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार, और बहुत कुछ किया है उन्होंने, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। मोदी और विपक्ष, जो मीडिया खासतौर पर जो बट गया है दो धड़ों में, कोई न्यूट्रल मीडिया इस देश में मुझे नहीं लगता कि बहुत बचा होगा, बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं। तो इसकी वजह से जो आम तस्वीर है, असली तस्वीर है, वो सामने नहीं आ पाती। ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान जुड़ गए हैं। हम नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर जो योगदान है उसको भी हम बताएंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके जो ये 75 साल का आज 75वां जन्मदिन है उनका, एक कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक से लेकर शिखर तक का सफ़र बड़ा अद्भुत और बड़ा संघर्षों भरा रहा है। लेकिन देश सेवा का संकल्प लेकर जो निकले थे नरेंद्र मोदी, वो कितना पूरा हुआ है। और आज हम एक बात पर और बहुत गहनता से गंभीरता से चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता अपनी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी हाल के वर्षों में उनकी आलोचना भी बहुत भयानक तरीके से बढ़ी है। ये भी अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक अजय शुक्ल इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत अजय जी। महेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ऐसे लोगों को भी हमने इस कार्यक्रम में रखा है जो प्रगतिशील युवा हैं, बेरोजगार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। तो आज बहुत नीरचीर विवेकी तरीके से इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे उन युवाओं से भी कि वास्तव में एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि भयानक प्रगति हो गई है, एक पक्ष कहता कुछ हुआ ही नहीं। इसके बीच में क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, ये समझने की कोशिश होगी। विपुल दुबे एक प्रगतिशील युवा हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ। मोहित दीक्षित एक युवा हैं और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साहिल यादव भी एक बेरोजगार युवा हैं, जैसा कि मेरे पास जानकारी है। इस तरीके से हमारे साथ ये मेहमान जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजय जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय जी, एक बात तो तय है कि दो तरीके से, दो धाराओं में इस देश का मीडिया बट गया, खास तौर पर 2014 के बाद से। तो एक मोदी मीडिया है, एक मोदी विरोधी मीडिया है। बीच का मसला दिखता नहीं। जिस धारा से आप आते हैं, जिस धारा से महेंद्र सिंह आते हैं, जो धारा हम लोग लेकर चले थे कि पत्रकारिता पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि ठीक है, मोदी जी कुछ भी कर दें, लेकिन शाम को आपको जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, शाम को क्या उसी वक्त से वो शुरू हो जाएगा बाल की खाल निकालने में।
और एक मीडिया है जो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चरणों में लौटा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल वो बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम। तो आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि मसला क्या है। एक ऐसी स्थितियां हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए? अजय जी। देखिए दुर्गेन जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने यह किया है कि आज देश में 90 करोड़ बेरोजगार हैं। 140 करोड़ की आबादी बताई जाती है, क्योंकि जनसंख्या का वो हुआ नहीं, गणना हुई नहीं है, इसलिए जो भी सरकार बताती है, जो मोदी बोलते हैं, मैं वही बोलता हूं। 140 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये भारत का एक सच है। भारत का यह एक सच है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत टॉप 100 में नहीं आता है। अब टॉप 100 में ना हो तो आप सोचिए कितनी बुरी दशा है। भारत की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था असल में डेड हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी के भाई वडनगर से आज एक खबर है हिंदुस्तान अखबार में कि उस पे भी आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर लीजिए। उनके भाई बता रहे हैं वडनगर, उनकी महीने की आमदनी 5,000 रुपए है, यानी टोटल 60,000 रुपए महीने, यानी जो प्रति व्यक्ति आय सरकार बताती है, जिसमें अडानी अंबानी हमारी आपकी सबकी आय शामिल है, उससे भी कई गुना कम। यानी भारत इस दशा में है। अब मैं इसी पर बात करता हूं। नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को एक ऐसा शख्स मिला जो डीप स्टेट का असल में ट्रेंड व्यक्ति है, जो डीप स्टेट से आता है, और उसका सबूत मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद नरेंद्र मोदी आर्काइव में आप जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी आर्काइव में, तो उसमें देखेंगे कि 1993 में नरेंद्र मोदी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की उसमें ट्रेनिंग में गए थे। ये नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं किनारे, आप देख लीजिए जी। और ये फोटो देखिए, और ये मेरा, मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी की आर्काइव कह रही है कि about 30 years ago in the September 1993 the US State Department and the American Council of Young Politician Leader invited young Indian politician to a special program starting from the Washington DC। और ये जो संस्था करा रही है, ये डीप स्टेट की संस्था। अब आप सोचिए, यानी हमने अपने देश को वह डीप स्टेट का प्राइम मिनिस्टर दिया है। साहब, दुनिया की जब बात क्यों बता देते हैं। एक फोटो 2019 में खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वह फोटो हेनरी किसिंजर के साथ में, वही हेनरी किसिंजर जो भारत से, आप सर्च करेंगे आ जाएगा, दुनिया में वो सबसे ज्यादा नफरत भारत से करता है। उससे उसके घर में मिलने नरेंद्र मोदी खुद गए और नरेंद्र मोदी ने फोटो ट्वीट करी, उसको कैसे असिस्ट कर रहे हैं, कैसे उसको प्रणाम कर रहे हैं, जैसे पिता को प्रणाम किया जाता है। दूसरी चीज, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी तमाम उन लोगों से मिले जिनका नाम लेकर के तमाम विपक्षी लीडर्स को कहा जाता है, जबकि कोई विपक्षी लीडर उनसे नहीं मिला, लेकिन उनको काम देना, उनके लिए करना। और ये आज नरेंद्र मोदी ने किया है इतना अच्छा कि भारत, 2 भारत बन गए, एक अडानी अंबानी का भारत, एक नितिन गडकरी के बेटे का और अमित शाह के बेटे का भारत, और एक भारत हमारे आपके बच्चों का, या जो हमारे बेरोजगार युवा बैठे हैं उनका, या उन लोगों का जिनका सब कुछ छिना है, जिनकी आमदनी चली गई, जिनका घर चला गया, जिनके लोग मर गए। उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोरोना में मरे लोगों को 4 लाख 4.5 लाख दे दीजिए, तो वो भी देने को तैयार नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के विज्ञापन पर जो खर्च हुआ, साहब,
यदि वही अमाउंट जोड़ लें तो पूरे देश के उस हर व्यक्ति को मिल सकता था, उसमें कंपनसेशन हुआ है जो मिलता। आज पूरे देश में जो विज्ञापन छपे हैं नरेंद्र मोदी के, वो हमारे आपके पैसे से छपे हैं, जो हमारी आपकी गाढ़ी कमाई है। उसके अलावा चूंकि मैं भी तमाम बड़े अखबारों का एडिटर रहा हूं, मुझे पता है कि जो एडवर्टोरियल छपता है उसका दाम और ज्यादा होता है। तो साहब एडवर्ट छप रहे हैं और जिस हो रहे हैं। लास्ट बात कह के खत्म करूंगा कि आप एक चीज देखिए, नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि दुनिया में जाते हैं तो मोदी मोदी बोला जाता है, और जब मोदी मोदी बोला जाता है तो उनके लोग कहते हैं कि देखिए कितना बड़ा गर्व की बात है। तो उसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में और ये पूरे देश में जो भाजपा के प्रभारी हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि ये ट्रेनिंग दीजिए अपने पदाधिकारियों को। वो ट्रेनिंग में देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग। तो अब आप समझिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही। इस तरह की स्थिति है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चुनाव चल रहा है तो एबीपी के उस कार्यक्रम में एक लड़की ने, उन्हीं के जो उससे जुड़ी हुई थी, वो आकृति सिंह नाम की लड़की है, उसने कुछ सवाल कर दिए। उसके साथ में कितनी अभद्रता हुई है। तो भारत में अब जो भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा रेप भारत में होने लगे हैं, तो यह नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या करने लगे हैं, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने लगे हैं, सबसे ज्यादा मजदूर आत्महत्या करने लगे हैं। तो यह उपलब्धि है। ठीक है साहब, यह उपलब्धि है। इसके बाद में बाकी बातें दूसरे लोग कहेंगे। अब ये आंकड़ों के साथ में, और वो आंकड़े जो भारत सरकार देती है, मेरे नहीं। ठीक बात। एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाएंगे। अजय शुक्ल ने बहुत सारी वो बातें कही हैं। अब ब्रेक से जब लौटेंगे तो दूसरा पक्ष भी जानेंगे। ये तो एक ऐसा पक्ष है जो मोदी की आलोचना करता है, टिप्पणी उन पर है, उनको कसौटी पे कसता, और पत्रकारों का काम भी मुझे लगता है यही है। ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ब्रेक से लौट रहे हैं। संघर्ष से शिखर तक नरेंद्र मोदी, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ये आज धार में उन्होंने एक सभा में कहा, दोहराया। अक्सर वो इस बात को दोहराते हैं। नए भारत के निर्माता मोदी के समर्थक उन्हें कहते हैं। अरुण माहेश्वरी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अरुण जी। एक प्रगतिशील युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपुल दुबे। विपुल दुबे, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और 24 में जब फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये 25 है। युवाओं की जिंदगी में क्या प्रगति हुई, क्या बदलाव हुआ? आप एक प्रगतिशील युवा हैं, जरा बताइए दर्शकों को हमारे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले से सरकार थी उस समय भी बेरोजगारी थी देश में, और उससे पहले भी रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा था और वो बदल गया है, पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, सबसे पहले जो हमारे युवा हैं उनके अंदर जो है स्वाभिमान की भावना बढ़ी है। दूसरों से, जो दूसरे देश हमें विरोध
विरोधी देश हमको आंखें दिखाते थे, हमें उनसे आंखें मिलाकर बात करने की हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस मोदी जी द्वारा दिया गया है वो है। फिर उसके बाद मोदी जी ने बहुत ढेर सारे कार्य किए हैं, जैसे देश के लिए लोकल फॉर वोकल स्कीम लाए वो। आज जैसे विश्वकर्मा जयंती है, विश्वकर्मा जयंती पे उन्होंने विश्वकर्मा योजना भी किया था। आज उनका जन्मदिन भी है, सौभाग्य से विश्वकर्मा जयंती भी, तो विश्वकर्मा योजना भी लाए हैं। पहले हमें यात्राएं करने में, मतलब हमें कहीं जाना है, यात्राएं करने में हमें बहुत समय लग जाता था, हालांकि हम सभी करते होंगे। तो अब जो उनके द्वारा निर्माण किया गया, एक्सप्रेस वे बनाया गया है, जो रास्ते बनाए गए हैं, उससे सुगमता से यात्रा होती है और हमारा समय भी बचता है। आप गांव भी देख लीजिए, गांव में जो सड़कें बनाई गई, पहले क्या हाल थे, अभी आता वो क्या हाल है। आप जाएंगे तो जो प्रमाण है वो सामने ही होगा। बाकी चिनाब नदी का है, आपने देखा होगा सबसे ऊंचा विश्व का जो ब्रिज बनाया गया है वो नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में बनाया गया है। और जहां लोग जाने से डरते थे कि नहीं यहाँ आतंकवाद है, यहाँ पर जान का खतरा है, ये है वो है, वहां से आर्टिकल 370 खत्म किया गया। लोग उससे ट्रेन द्वारा वहां तक सफर कर रहे हैं, आसानी से आ जा रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वास्थ्य के लिए भी काफी चिंता की गई कि जो हम हमसे जुड़े हैं, हमारी जनता, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने आयुष्मान योजना का ऐलान किया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज गरीबों के लिए फ्री है, जिसका लाभ ले रहे होंगे, जिसका बड़े भाई अजय शुक्ला जी भी जानते होंगे। उन्होंने कहा तो 5 लाख इलाज मिल रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने जन औषधि केंद्र का निर्माण कराया। जो दवाएं हमको बहुत महंगी मिलती थी, ज्यादा उसमें मिलती थी, वो हमें कम दामों पे मिल रही है। तो अगर हम एक पक्ष लेके देखेंगे कि मोदी जी ने के विकास, बेरोजगारी बढ़ी, ये करी, मेन व्यक्ति के ऊपर भी होता है कि शिक्षा का क्या है। हम जितने भी हैं युवा हैं, हम जानते हैं कि इस समय जो शिक्षा का हाल है कि कोई भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता है। सबके बच्चे सब चाहते हैं कि हमारे कॉन्वेंट में पढ़ें, उच्च शिक्षा करें। अगर उसको भी अगर बंद किया जाए या प्राइवेटाइजेशन किया जाए उसके लिए कि नहीं उसके अच्छे लोग आए और उसको आगे बढ़ाएं, तो उसका भी विरोध होगा कि नहीं बंद कर दिया गया, इतने लोग बेरोजगार हो गए। पर हम में से कितने लोग उस शिक्षा को लेना चाहते हैं? बाकी सुविधाएं तो सभी लेंगे, पर शिक्षा को। फिर उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, चीजें रहा। भारतीय डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बहुत मजबूत किया थे कि हमारे डिफेंस सिस्टम है, हमें कभी चाइना से हमें डर लगता था, कभी किसी खतरा लगता था। तो अब जो आज के हालात हैं, इतने सालों में मोदी जी ने इतना कार्य किया है कि हम सब वो जानते हैं उसके लिए। फिर उन्होंने आपका सड़कों जो एक्सप्रेस वे हैं उसके लिए पहले लंबी लाइनें लगती थी जो ढोलते, तो उसके लिए उन्होंने फास्टैग का किया, जिससे कि हम सुगमता से उसको अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें। और उन्होंने कई भी देशों की यात्राएं की। ऐसे आज हमें अमेरिका आंख दिखाता है कि नहीं हमसे नहीं लोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे, 50% हम बढ़ा दे रहे हैं तेल लेने। हमारे पास इजराइल से भी संबंध हमारे हैं और हमारे तेल के लिए रसिया से भी हम ले रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि हम किसी देश पे डिपेंड हैं आज, क्योंकि नहीं हमें इससे ही लेना चीजें हैं। बाकी माताओं बहनों के लिए उन्होंने काम किया, उज्ज्वला योजना चलाई, उन्होंने आवास योजना दिया, किसान सम्मान निधि दी, मुद्रा लोन आदि दिए, बहुत सी चीजें की। अगर हम बुराइयों की तरफ बढ़ेंगे तो हमें बुराइयां ही दिखेंगी, अगर हम कुछ अच्छी चीजें भी देखेंगे तो हमें अच्छाई भी देखेंगे, क्योंकि सबके अंदर अच्छाई बुराई होता है। और जो प्रधानमंत्री एक इकलौता व्यक्ति है, वो सारे 140 करोड़ जनता को मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, कि मॉनिटरिंग नहीं कर, पर फिर भी जो भी अच्छी चीज कर रहा है वो मन की बात के कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, उसमें से जो भी हिडन चीजें थी उसके सामने वो लाए, उनको सकारात्मक का बदलाव क्या प्रदर्शित किया। और पहला ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे हिसाब से कि जो सेना के बीच में जा रहा है, लोग जिसकी उलाहना करते सेना के बीच में आकर 30 त्योहार मना रहा है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि भाई काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, गिनाए उसको जा सकते हैं, जो उसको देखना नहीं चाहता है। बाकी अगर हम छोड़ेंगे, अगर हम यूनिवर्सिटी गूगल या खोल के देखेंगे तो हमें बुराइयां हर इंसान में, हमारे अंदर भी हैं, आपके भी। ठीक है विपुल दुबे, मैं आता हूं, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ साहिल यादव एक बेरोजगार युवा हैं। साहिल, अभी प्रगतिशील यूथ हैं विपुल दुबे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि देश ने 2014 के बाद कितनी तरक्की की। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा जो वादा था रोजगार का, उस पैमाने पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? साहिल यादव। मैं सबसे पहले के न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का यहां पर मौका मिला, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और जैसा कि मुकुल जी ने बताया कि अगर आप देखेंगे तो बुराई हर एक इंसान में है, हर एक इंसान में अच्छाई भी है। ये बात बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आई डू एग्री विद दैट थिंग, विद दैट थॉट इटसेल्फ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं साहिल यादव मेरा नाम है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और अभी मेरा MBA फाइनल ईयर चल रहा है और पिछले 2 साल से 2.5 साल से कहीं ना कहीं मैं जॉब में इंगेज रहता हूँ। बट अभी जो नौकरी का अभी जो चाल चलन चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं। इसका एक बहुत बड़ा एक मुद्दा भी है, वो मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। वो क्यों, आप जानते हैं जो हमारा एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एक डिफेंस का एक बहुत बड़ा एक दल है जहां से सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2014 के बाद से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकली है। आप इस डेटा को आप चेक भी कर सकते हैं 2014 से। दूसरा एक और डिपार्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, मंडल आयुक्त कार्यालय है। आप मिस्टर ब्राउन जानते होंगे, कानपुर के जस्ट मिस्टर ब्राउन एक फ्रेंचाइजी है जो कि अपनी सिविल लाइंस में है। मिस्टर ब्राउन के जस्ट सामने आप देखेंगे तो वहां पर मंडल आयुक्त कार्यालय है। मंडल आयुक्त कार्यालय में लगभग 14 से 15 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकली है। 14 से 15 साल, चाहे वहां पर क्लर्क डिपार्टमेंट हो, चाहे जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट हो, यहाँ तक कि असिस्टेंट्स जो वहां पर रहते हैं, जो फाइल वर्क करते हैं, उनकी भी कोई भी नौकरी नहीं निकली है। यहाँ तक कि अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, देखिए अच्छाई तो है कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर, क्योंकि जो व्यक्ति एक अपने चाय बेचने से जिसने अपनी शुरुआत करी, अपना संघर्ष अपना स्टार्ट करा, आज अगर वो पूरे भारत का संचालन कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर है अच्छाई। और बहुत सारी स्कीम्स जो लॉन्च हुई, मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत अभियान है, जनधन योजना है, तो वो एक विशेष तौर पे अगर मैं उस पर ध्यान देना चाहूंगा तो हाँ, उससे लाभ हुआ है, देश को लाभ हुआ है। पर कुछ चीजें हैं जो चेंज करने का विषय है। जैसे मैंने अभी SI का पेपर दिया था तो वो पेपर लीक हुआ। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मेरे कई सारे मित्र थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस करी, बट वो पेपर लीक हो गया। तो वहां पर क्या होता है, जैसे हम लोग युवा हैं, यूथ हैं, मेरी उम्र यही 23.5 साल की उम्र है अभी मेरी, ठीक है। तो हमारी भावनाएं पार्टी के प्रति, देश का जो संचालन कर रही है पार्टी, उसके प्रति काफी ज्यादा डिवोटेड है। बिकॉज अगर हम वोट देते हैं तो गरिमा सोचते हैं कि नहीं यार, जो व्यक्ति अभी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो पार्टी अभी भारत का संचालन कर रही है, कहीं ना कहीं उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, वो हमारे हित के लिए काम करेंगे जी। पर वहीं पर ठेस तब पहुंचती है जब चीजें लीक हो जाती हैं, ऐसी चीजें। तो बहुत मुकुल जी के बात को मैं एग्री करते हुए, पर कुछ चीजें जो चेंज का विषय है उन पे भी ध्यान डालना चाहूंगा। ठीक बात है, ठीक बात है। मोहित दीक्षित एक और बेरोजगार युवा हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल यादव ने बहुत साइजगी से इस चीज़ को समझाया कि देखो, नौकरी का मसला जो है वो सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। 2-3 डिपार्टमेंट उन्होंने बताए हैं कि हाँ 14-15 साल से नौकरियां नहीं हैं। MBA कर रहे हैं, नौकरी के लिए कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो युवाओं के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। साहिल यादव ने उन चीज़ों को रखा है और साहिल की बात बहुत मजबूत है। कुछ लोग चूँकि वो साहिल यादव हैं इसलिए उनकी बात को खारिज भी कर सकते हैं यादव देखकर, लेकिन मैं इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को कहता हूँ कि साहिल जितने पढ़े लिखे और दिमागी रूप से मजबूत युवा हैं, वो बहुत मजबूती से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत तमीज़ से उन्होंने अपनी बात को रख दिया। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। मोहित, ये बताइए कि युवाओं को खूब रोजगार मिल रहा है, खूब अवसर मिल रहे हैं, शिक्षा सस्ती मिल रही है, आम आदमी अपने बच्चे को अच्छे से इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है क्या? मोहित, देखिए आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। नमस्कार दुर्गेश भैया, आपको और हमारे साथी जो भी को पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, नमस्कार सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जी। ये व्यवस्था ही है, मैं जहाँ पर बैठा हूँ जिस तरीके से मध्यम रोशनी घर के जो संसाधन है उसके माध्यम से मिल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर बत्ती उपलब्ध नहीं है जी, बिजली उपलब्ध नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था दिखाती है। और जिस तरीके से आपको मेरी छवि दिख रही होगी, हाँ। ये आज के युवा को कहीं ना कहीं अंधकार में जो उनका रोजगार है, जो उनका भविष्य है, इसको दर्शा रहा है।
कहीं ना कहीं युवा उतना ही धुंधला पा रहा है अपने रोजगार को, अपने भविष्य को लेकर के उतना ही अंधकार में पा रहा है जितने अंधकार में छवि अभी आप हमको देख पा रहे होंगे अपने चैनल में। जी, राजनीतिक रूप से बहुत आसान है कह देना कि हमारे देश में जब से आजादी मिली है सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है। ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, बहुत आसानी से दिया जा सकता है। हमको समझना पड़ेगा बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, क्यों रोजगार और क्यों नौकरियां इतनी आवश्यक हैं। नौकरियां और रोजगार न केवल एक घर को बनाती है, न केवल एक परिवार को बनाती है, आगे की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन, आगे की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए नौकरियों की जरूरत होती है, रोजगार की जरूरत होती है। आज नौकरी और रोजगार में जब हम बोल देते हैं 45 साल हो या आजादी के बाद से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो कहने का मतलब, कहने का अर्थ ये निकलता है कि हमने अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी चौपट कर दिया है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ने हमारे वर्तमान के साथ साथ हम जो भविष्य आगे देने लायक थे उसको भी चौपट कर दिया है। हमारा देश भविष्य के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अच्छा मोहित एक सवाल है मेरा। अभी विपुल दुबे कह रहे थे कि क्या 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी, सब बिल्कुल अद्भुत था, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए नौकरी मिल जाती थी क्या? इसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हैं? सिर्फ नहीं तो फिर बात अगर आप करेंगे तो 1947 से चालू करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 1947 में ये हाल थे कि बुला बुला के नौकरियां दी जाती थी। तो आपको अगर बात रखनी है कि मोदी ने क्या स्थितियां पहुंचा दी है, हम अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए बनते हैं कि अपनी स्थितियों को और गर्त में डालने के लिए बनते हैं? अगर आप तुलना कर रहे हैं तो तुलना आगे बढ़ने की करनी चाहिए कि वहीं पर बैठे हुए स्थिर थे। स्थिर से तो आप नीचे गर्त में डालते जा रहे हैं। आज की स्थितियां ये हो गई हैं कि अगर नौकरी को देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र जो हमारा जो आज रक्षा का क्षेत्र होता था, उस रक्षा के क्षेत्र में आप अग्निवीर लेकर के आ जाते हैं, और उस अग्निवीर के लिए जब युवा सड़कों पर बोलता है, जब युवा अपने गांधीवादी तरीके से बोलता है, तो उसको आप उपहार स्वरूप लाठियां देते हैं। आप अपने दंभ में, आप अपने अहंकार में आप बोलते हैं कि नहीं हमारी योजना सर्वश्रेष्ठ है, ये भविष्य निर्माण के लिए। अगर आपको भविष्य निर्माण दिखता है तो क्या उस युवा को नहीं दिखता अपना भविष्य जो उस नौकरी को पाने के लिए हकदार है? आप पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक के लिए जब बैठता है जो भी धरना स्थल होता है, वहां पर आपकी निरंकुश पुलिस आकर के लाठियों से बांधती है युवाओं को, और युवा पर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं कि युवा साहस भी ना कर पाए आपकी कुनीतियां जो है उनके खिलाफ बोलने के लिए। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि आरक्षण जब ठीक से नहीं आपकी सरकारें देती हैं, उस आरक्षण विधि के खिलाफ जब न्यायालय भी बोल देता है, उसके बाद भी आप संसाधन और संशोधन करने के बाद उनको नौकरियां नहीं दे पाते हैं। आज देश की स्थिति क्या बची है, जरा आप सोच करके फिर मोहित मैं फिर वही सवाल करूंगा। मोहित मैं फिर वही सवाल करूंगा कि क्या ये सब 14 के बाद ही हो गया है? सारी आफत 14 के बाद आ गई, नरेंद्र मोदी आ गए, उसके बाद सारी आफत आ गई, ये जरा स्पष्ट करो आप। नहीं, आप फिर मैं वही बोलूंगा। आप अगर 14 से बात कर रहे हैं तो हम 47 से बात करने के लिए बैठते हैं, फिर तय करते हैं कि नेहरू से, क्योंकि आरोपी नेहरू को बनाया जाता है इस देश में। आरोपी हर बात का नेहरू को बनाया गया इस सरकार द्वारा। तो आइए नेहरू से चालू करते हैं बात। नेहरू में क्या स्थितियां थी देश की, और आज देश को 2014 तक किस तरीके तक पहुंचाया गया, और 2014 के बाद से क्या आज स्थितियां पहुंच गई है। आज रोजगार के नाम पर ग्रिड वर्कर, आज रोजगार के नाम पर जोमेटो, आज रोजगार के नाम पर ब्लिंकिट, आज रोजगार के नाम पर ई रिक्शा चलाना, ये रोजगार रह गया युवाओं के पास। और हम चर्चा कर रहे नहीं, हम जैसा की बराबरी कर रहे हैं, हम अडानी की बराबरी कर रहे हैं। नंबर 1 विश्व में अडानी है, नंबर 2 अंबानी है, लेकिन उसके बाद भी जो आय है उसमें जैसे बताया हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कि हमारा प्रति व्यक्ति आय आज हम टॉप 100 देशों में नहीं है, और हमारे टॉप लोग देश की बड़े विश्व में बड़े बड़े धन्ना सेठ बने घूम रहे हैं। तो ये आय की असमानता लेकर के जो आप आ रहे हैं, जो राजा और प्रजा की जो कल्चर लेकर के आ रहे हैं, ये देश नहीं बर्बाद कर रहा, ये पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आता हूं मोहित, मैं आता हूं, आप रुकिए, मैं आता हूं। मैं
शामिल करता हूं इस चर्चा में महेंद्र सिंह को, वरिष्ठ पत्रकार हैं और विश्लेषण महेंद्र सिंह बहुत अच्छा करते हैं। महेंद्र सिंह, अभी आप प्रगतिशील युवा को सुना, वो कह रहे हैं कि अगर आप चश्मा ऐसा रखोगे कि मोदी ने सब कुछ खराब कर दिया तो आपको खराब दिखेगा। बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मैं भी इस कार्यक्रम को इसी नोट पर मैंने शुरू किया था कि बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन एक धुर विरोधी है, एक धुर समर्थक है, इसलिए जो अच्छे काम भी वो मटिया मेट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और फिर वो समर्थक और विरोधियों की लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर गदर मच जाती है। मोहित ने बहुत सारी बातें खोल के रखी। उन्होंने कहा भाई 47 में बुला के नौकरी दी जाती थी, ये भी बात सही है, लेकिन साहिल यादव ने भी कहा कि भाई 14-14 साल से वैकेंसी नहीं है। विपुल दुबे कह रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हुआ है, और ओपनिंग कमेंट में अजय शुक्ला ने तो बता ही दिया कि अब उसको क्या ही कहें हम। तो अब आप किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? बड़ा मुश्किल है किसी को तुलनात्मक तौर पर अध्ययन को समझ पाना, और शायद हमारे युवा उसी का शिकार होते हैं। हम अगर 2047 टारगेट रखते हैं कि विकसित भारत बनेंगे, तो एक ग्रोथ रेट चाहिए होगी उसके लिए रिक्वायर्ड। कहीं भी एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा पिछले से ज़्यादा विकास करने की जरूरत पड़ती है, तभी कहते हैं डेवलपमेंट जी। अगर डेवलपमेंट स्थिर हो जाए तो वो डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब अगर पिछले साल 10 करोड़ नौकरियां दी और इस साल भी 10 करोड़ नौकरियां हैं, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। हम स्थिर हो गए। अगर हम एक परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें, अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो 14-15% की विकास दर चाहिए, तब हम जाके वहां बनेंगे। सारे इकोनॉमिस्ट इस तरीके की गणनाएं करते हैं। अब अगर हम 5%, 6%, 7% की ग्रोथ रेट पे रहेंगे तो हम वो लक्ष्य अचीव 2047 में नहीं कर पाएंगे, और मोदी जी का ये सपना है। और मोदी जी आज 75 साल में पहुंच गए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उनके कामकाज को और पिछली सरकारों के कामकाज की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि हमें 2047 को, जो कि उन्हीं का टारगेट है, वो लक्ष्य में रखते हुए करना चाहिए कि क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि आने वाली सरकारें 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगी। तो हमें स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए, ना कि किसी की आलोचना सिर्फ इसलिए करनी चाहिए कि वो मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते। तमाम यही संकट है महेंद्र सिंह, यही संकट है। कार्यक्रम के शुरू मैंने कहा कि एक एक बिल्कुल चरणों में लौट जा रहा और एक तेजाब डाल दे रहा, बीच की बात कोई कह नहीं रहा। ये तो हाल पत्रकारों का है, दिक्कत यही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मीडिया पे देखिए, विश्वसनीयता मीडिया की ऐसी होती जा रही है कि 2002 से सूचकांक जो आया फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, उसमें हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं और अब 160वें स्थान, 159वें स्थान पे है। 180 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो पत्रकारिता जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है। तो बहुत अच्छी वहां से जो आईना दिखाने वाली बात हुआ करती थी, वो अब शायद आने वाले भविष्य में भी नहीं मिलेगी, या बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जाके मिलेगी। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर हर सरकार कुछ ना कुछ तो डिलीवर करती ही है। जहां से शुरू हुआ वहां से आगे ही तो बढ़ना है। अगर किसी ने, अगर मायावती जी की सरकार में नोएडा एक्सप्रेसवे बना था तो उसके आगे फिर तो सरकारें बनाएंगी ना भाई। अब ये कह देना कि जी पहली बार हमने ही बनाया और हम आगे, तो किसी ना किसी ने तो पहली बार कोई ना कोई चीज की शुरुआत की होती है। बात ये होती जीवन स्तर कितना सुधरा। तो उस पैमाने पर अगर हम आप देखें तो क्या हमें लगता है कि वाकई में हमारा जीवन स्तर बहुत अच्छा सुधर रहा है और तुलनात्मक तौर पर हम और बेहतर होते जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इन पैमानों पे सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। जैसे आप देखें, जो आंकड़े जारी करती है सरकार कि हम बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कितना है, 5% के आसपास जो सरकार जारी करती है। और भारत में जो एक डेटा है कि करीब 55 करोड़ लोग, जो वर्क फोर्स है वो 55 करोड़ है आसपास, तो उसमें से 5% बेरोजगार हैं जी। यानी 2.5 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हैं, जिनको, और ये 55 करोड़ वो लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के होते हैं और रिटायरमेंट की एज से पहले के होते हैं। उन्हीं को माना जाता है कि वो वर्क फोर्स हैं। अब उनमें से
हमने बहुत सारी प्रगति कर ली, लेकिन महिलाओं का हाल ये है कि अभी अगर शहरों की जो ये सरकारी आंकड़े हैं, 25% के आसपास वो वर्कफोर्स में शामिल हैं और 32% के आसपास ग्रामीण इलाकों की महिलाएं शामिल हैं वर्कफोर्स में। तो आप सोचिए कि शहर में महिलाएं गांव के मुकाबले कम है एम्प्लॉयमेंट में, और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के हम 2047 के एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो हम मतलब जिनको कहते हैं पोषण की कमी के मामले भारत में अव्वल नंबर पे हैं। तो पोषण की कमी एक बहुत बड़ा है। दूसरा, बेरोजगारी तो है ही। युवाओं को जो रोजगार, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकारी रोजगार ही मिले, अच्छा मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट रोजगार भी मिले, तो सरकारी रोजगार की दर पे वेतनमान मिले, तभी तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। अब कोई टीचर जिसको सरकार ने माना है कि 60,000 या 80,000 रुपए महीने को मिलने चाहिए, सेम काम, वही काम एक आउटसोर्स किए हुए टीचर से जब करवाते हैं तो उसको 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए देते हैं। तो आप उसका जीवन स्तर कहाँ सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। तो अगर आपको मानक फिक्स करना है, आउटसोर्स कीजिए, लेकिन जो आप सरकारी कर्मचारी को दे रहे हैं वही आप प्राइवेट कर्मचारी को दीजिए जो सरकार एम्प्लॉय करे, तब आपका जीवन स्तर सुधरेगा। महंगाई के रेशियो में जब आप तुलना करेंगे, महंगाई के रेशियो में अगर आप तुलना करें तो बहुत सारी चीजें हम बहुत नीचे हैं। महंगाई बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती जा रही है। जब ये सरकार आई थी तो 60 रुपए के आसपास डॉलर था, अभी 86 या 87 रुपए के आसपास पहुंच गया है। सोना 1,05,000 6,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आपको उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। जब ये सरकार आई थी उससे अब तक करीब 15 करोड़ आबादी बढ़ गई है। 130 करोड़ के आसपास थे 2015 में, अब हम 146 करोड़ के आसपास हैं जी। तो वो आंकड़े भी देखने चाहिए। अगर सरकार ये कहे कि हमने 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है तो 15 करोड़ आबादी भी बढ़ी है। हमें तुलनात्मक अध्ययन इस स्तर पे करना चाहिए, ना कि हमें सारी चीजें खारिज कर देनी चाहिए या सारी चीजें अच्छाई देखनी चाहिए। जी 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 जी। जो आप और हम जो बात कह रहे थे, तो हमें ये देखना चाहिए स्वास्थ्य के स्तर पे। जैसे अभी आप देखिए किसी भी अस्पताल में जाइए, लाइन खत्म ही नहीं होती, भीड़ खत्म ही नहीं होती। तो एक हमें लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हम 2030 तक सारी भीड़ खत्म कर देंगे। मतलब भारत में जहां इलाज कराना चाहे आदमी इलाज करा सकता। हमें उस दिशा में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। पोल खुल गई। हम जब 2020-21 में जो कोविड आया, सारी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी। उसके बाद लगा कि शायद अब इसी के बहाने सुधर जाएगा, लेकिन क्या हम सब देखते हैं अस्पतालों में जाके, हालात तो वही के वही हैं, कोई उस तरीके की सुधार नहीं है। तो बहुत सारे सेक्टर को हमें देश को आगे रख करके उनके बारे में आलोचना करनी चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, देश की चीजें अगर सुधरेंगी नहीं। सड़कें देख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि सड़कें देख लीजिए, जिनके आप वो सड़कें देखिए जो गलियां हैं, जो गांव शहरों में वो गलियां, वो इलाके जो अंदरूनी तौर पे हैं, बाहर के नहीं, वहां सड़कें देखिए, हालात बुरे हैं। अभी देखिए पानी कहां कहां नहीं भरा, बारिश हुई, सारा सीवेज सिस्टम की पोल खुल गई। तो किसी भी सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए कितने साल चाहिए? मुझे नहीं लगता 5 साल 10 साल से ज्यादा चाहिए किसी को भी। या तो फिर वो कर नहीं रहा, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सड़क बनती है और धुल जाती है हर बारिश में। तो ये भी पहलू हमें देखनी चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अमिताभ कुमार बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आ गए। अमिताभ जी स्वागत। और सीधे आप ही की तरफ मैं रुख करता हूँ कि अभी इस चर्चा में बहुत सारी बातें निकल कर आई। दो पक्ष हैं, एक पक्ष कह रहा है कि बहुत कुछ हुआ है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, और एक तीसरा पक्ष है वो कहता है हाँ बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, और जो कुछ हुआ है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो अब सवाल चिंता का विषय ये हो गया है कि जब आप पत्रकारिता में आए होंगे तो यही बताया जाता रहा होगा कि भाई हमारा काम है आईना दिखाना, जो कुछ अच्छा हो गया वो तो कर्तव्य है, जो नहीं अच्छा हुआ उसको हम बताएंगे, उसको भी ठीक करो भाई। लेकिन अब दो धड़े हो गए हैं, एक बिल्कुल लौट गया है और एक बिल्कुल तेजाब की बोतल लिए दौड़ाए पड़ा है। इस देश की जनता करे क्या?
और कैसे समझे। और इसी की आड़ में वो किसी की भी सरकार हो, मैं केवल नरेंद्र मोदी की बात नहीं करता, किसी की भी सरकार हो, राजनेता, राज्यों की सरकारों को आप लीजिए, इसी की आड़ लेके वो अपने तमाम पाप भी छुपा लेते हैं। लेकिन आज के दिन जो हम बात कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की बात हम कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए जो कुछ डिलीवर करना था, जो कुछ वादे वो करके आए थे, डिलीवर कर दिया क्या उन्होंने? देखिए, पत्रकारों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उनको निरपेक्ष होकर के चीजों को सब कुछ कर दिया, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। जीवन है, चलते रहने वाली चीज है। हर दिन आपके सामने नई समस्याएं होती हैं, हर दिन नई चुनौतियां होती हैं, हर दिन कुछ नया आता है और कुछ जाता है। उस दृष्टि से देखें तो एक प्रक्रिया चलती रहती होती है। आप देश के विकास की बात करें या किसी की भी बात करें, कहा यह जाता है कि उस प्रक्रिया की, जो भी प्रक्रिया चल रही होती है, चाहे वो विकास की हो या विनाश की हो, जो कुछ भी चल रही हो, वो कितना सही है, गलत है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और उन सब के बीच में जो आपकी मशीनरी है, प्रशासनिक जो अधिकारी बाबू जो हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। योजनाएं हर सरकार में बहुत सारी बनती हैं और बनती रही हैं। 1991 के पहले तक जिस दिशा में हम चल रहे थे, उस दिशा में अगर देखें तो पिछली सरकारों के हिसाब से काम हो रहा था, वो उसी दिशा में चल रहे थे। और उस दौरान जो सरकारी मशीनरी कर रही थी, उनके जो हालात थे हम सब ने देखा हुआ है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उस वक्त के जो हालात थे हम सबको पता है, कितनी मुश्किलें हुआ करती थी। सड़कों के बारे में सोचना, गांवों के बारे में सोचना बहुत नॉमिनल था। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि सरकार कुछ करती भी है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। और हर चीज के लिए सरकार का मुंह तकना हुआ करता था और लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। पूरे मोहल्ले में, गली में एक वाहन होता था तो लोग बड़े खुश होते थे, एक टेलीफोन होता था तो उनको लगता था कि हमारा मोहल्ला बड़ा वीआईपी मोहल्ला है। इस तरह की बातें होती थी। आज हर घर में टेलीफोन का मोहल्ला है, हर घर में 10-10, 12-12 टेलीफोन, मोबाइल फोन रखे हुए हैं। समय की बात है। और अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से आप 2014 के पहले की स्थितियां आप देखिए। आप सड़कों की हालात कहते हैं, निश्चित रूप से सड़कों की हालात में बहुत बेहतरी आई। ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन बेहतरी आई है। अब सड़कों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे लोग जो हैं सुबह में बैठे नहीं होते हैं। कचरा सड़कों पे उस तरीके से नहीं होता जैसे एक मोटी परत हुआ करती थी। मुझे याद है आधा फीट की परत जो होती कचरों की सड़कों पे हुआ करती थी। सारे लोग जो हैं, शौचालय सबके पास उपलब्ध नहीं था, सबके घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी। उस समय की सरकार की नीति थी कि बिजली गांव में पहुंच भी गई है तो आप अपना मीटर लगाएं और अपना तार खींच कर ले जाएं। उसमें परिवर्तन आया कि नहीं, बिजली आपके घर पहुंचा दी जाएगी और कैसे उस शुल्क की वसूली होगी उसका रास्ता निकाला गया। पीने का पानी हर घर में पहुंचाया गया, शौचालय सबको दिए जा रहे हैं। तो एक परिवर्तन तो आया है। अब जैसे माल न्यूट्रिशन की बात भी बहुत होती है, तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि बड़ा वो अलग अजीब सी बात है जब आप कह रहे हैं कि 80-81 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, ऑलमोस्ट मुफ्त दे रहे हैं, फिर माल न्यूट्रिशन। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ आंकड़े पुराने देखें, 20 साल पहले के आंकड़े देखें, उस दौरान भुखमरी, इन सब चीजों की खबरें अक्सर आया ही करती थी। अब वैसी स्थितियां कम हैं। 25 करोड़ गरीबी की रेखा से लोग ऊपर आ गए। दूसरी बात, आप सुख की जो परिकल्पना है उसको अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी में जो हैं, जिनको 60-70 हजार से ऊपर मिल रहा है, माना जाता है कि वही सुखी हैं और उनका विकास हो गया है। ये सोचना, इस तरीके से काम करना भारत देश के लिए मुझे अभी भी लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। सुख की फिरंग परिकल्पना जो है ना, पश्चिमी देशों के जो सुख की परिकल्पना है, बेहतर जिंदगी की परिकल्पना है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उस लूटपाट की संस्कृति में 10-15% से ज्यादा समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता, जिस ढंग की जिंदगी उनकी रही है। तो उसके हिसाब से अब भारत देश जैसे है, अब जैसे एक आदमी 2 लाख रुपए कमाता है, उसके घर में 1.5 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, वो गाड़ी खरीद के घूमे। जिसके घर में 15 सदस्य, 16 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य हैं, वो 15-20 हजार, 30 हजार रुपये महीना कमाता है। अगर वो गाड़ी खरीदने लगेगा तो क्या होगा?
तो उस दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ ये जो 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल और उस तरह की चीजें जो की जाती हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अन्याय कर रहे होते हैं। आप जो वेतन आयोग लाते हैं, आप क्या करते हैं, 1-2-3% लोगों के लिए आप धड़ाम से सैलरी 20,000 से 60,000 आपने कर दिया पिछले वेतन आयोग में, और अभी फिर 8वां वेतन आयोग लाने की बात कर रहे हैं। जो आदमी इस देश का मालिक है, जो 140 करोड़ लोग हैं, वो सड़क पे पड़े हुए हैं, उनके पैसे से आप केवल सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ा करके उनके विकास और उनके दुख और उनके सुख पे सारा कुछ निछावर करना चाहते हैं और सारी चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी मूर्खता है ये। हम किस चीज को संतुलित और बैलेंस करना चाह रहे हैं? ठीक है। जब तक देश के हर एक व्यक्ति को, जो इस देश का मालिक है, देश की संपत्ति से उसको लाभ नहीं पहुंचता, एक सामान्य जीवन स्तर हम सबको नहीं मिल जाता, तब तक इस तरह की व्यर्थ की बातें करना कि केवल हवाई जहाज उड़ने लगे तो बहुत विकास हो गया, मुझे लगता है व्यर्थ है। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है। ये साहिल यादव कुछ कहना चाहते हैं, साहिल बोलिए, फिर मेरे पास कुल 1 मिनट का समय बचा है तो मैं कुछ और मेहमानों के पास जाऊंगा। साहिल बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। साहिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे थे आप। साहिल यादव सुन पा रहे हैं? साहिल तक आवाज नहीं जा रही मुझे। अनम्यूट करिए साहिल यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। बहुत अच्छे तरीके से अमिताभ जी ने चीज़ों को रखा। मोहित दीक्षित वो कह रहे हैं कि भाई काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और एक कार्य योजना है, लंबे समय तक चलती है। अभी महेंद्र जी ने रखा कि 2047 का एक मैप, एक रोड मैप बना हुआ है, तो काम तो धीरे धीरे हो रहा है, वक्त लगता है चीज़ों को बनने में। नहीं, बेहतर चीज है कि काम हो रहा है, तो उस काम में हमारा युवा कहाँ है? हमारा वो युवा जो इस अपने साथ साथ देश का भविष्य निर्धारण करेगा, वो कहाँ पर है? वो उस काम में कहीं शामिल है या उस काम को केवल एक तंत्र जो धन्ना सेठों का है, पूंजीपतियों का है, गुजराती लॉबी का है, मैं सीधा सीधा आरोप लगा कहूंगा, केवल वो तंत्र ही काम करता रहेगा और देश को बरगलाने के लिए, अच्छी अच्छी कैनवस में चित्र दिखाने के लिए केवल वही पर्याप्त रहेगा, या देश के सर्वांगीण विकास के लिए आखिरी पायदान पे हम जैसे खड़े हुए हर युवा उस काम में भागीदारी करेंगे? ठीक है अगर हम युवा काम में भागीदारी ठीक है, नहीं करते। आपकी बात आगे, चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। साहिल यादव बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? साहिल यादव जल्दी से। जी, मेरा एक प्रश्न है जी, आपको जी बोलिए जल्दी से, बहुत मेरे पास बस 20 सेकंड, जल्दी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए जी। अभी ठाकुर साहब ने एक चीज बोली थी और इसके पहले अमिताभ जी ने भी बहुत सारी चीजें बोली, तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर हर जगह मतलब विकास हो रहा है, पर जहां पर जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं, जहां पर आप देखेंगे वहां पर विकास नहीं हो रहा है। जब कोई राष्ट्रपति आता है, जब कोई प्रधानमंत्री आता है, तो वहां पर ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं कि वो एरिया दिखे ना, उसको अंडर कवर करने के लिए। ऐसा बहुत बार यहाँ पर कानपुर में भी मैंने यहाँ पर देखा हुआ है। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। एरिया पे आते हैं जाजमो वाले साइड पे, तो वहां पर ब्लॉकेज लगा दिया जाती है। ये तो पहले की सरकारें भी करती रही हैं, मौजूदा वक्त में भी जारी है। आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी, चूंकि मेरे पास बस 40 सेकंड है। वास्तव में देश प्रगति की राह पर चल रहा है, लेकिन और क्या वो तत्व हैं जिनसे ये गति जो 2047 का प्रोजेक्ट मोदी जी ने रखा है, वो कैसे अचीव होगा? आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही और उस बात को अगर सरकार इंप्लीमेंट करे तो वो वाकई में लक्ष्य पा सकते हैं। उन्होंने कहा स्वदेशी, यानी कि मैं उसको स्वदेशी को थोड़ा और संदर्भित करते हुए 1 सेकंड में बोलूंगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, सरकार को फोकस वहां करना पड़ेगा, क्योंकि आधी जो रोजगार है, आधा रोजगार 25-30 करोड़ के आसपास का जो रोजगार है वो एमएसएमई सेक्टर देता है। दूसरा कृषि का जो सेक्टर है, वहां सरकार को फोकस करना पड़ेगा, जिसमें कि युवाओं का बड़ा उसमें योगदान होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये 2 सेक्टर फोकस करे सरकार, तो हम
कह सकते हैं कि बहुत अचीव शुक्रिया, कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। बहुत धन्यवाद अजय शुक्ल, महेंद्र सिंह, अमिताभ जी, रोहित, विपुल, मोहित और साहिल यादव। और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उन्हें के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। बात वही है, प्रधानमंत्री ने आज स्वदेशी का आह्वान किया है। जैसे कभी गांधी जी ने कहा था, उपवास की बात की थी, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी बात मानो तो स्वदेशी अपनाओ। अब ये मंथन और चिंतन का विषय है कि एक तरफ विदेशी व्यापार, चीन से बहुत सारा आयात, और दूसरी तरफ स्वदेशी। अब इसमें बैलेंस कैसे बने और आम आदमी क्या करे, ये प्रश्न है। ये प्रश्न मैं जनता के लिए छोड़कर जाता हूँ, आपके लिए छोड़कर जाता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का